नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बज रहे हैं तो हम हाजिर हैं इस वक्त सारी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सार लेकर, उनका विश्लेषण लेकर। सबकी नजरें बनी हुई हैं खाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि ये आसार दिख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द एक और अंतरिम समझौते का ऐलान हो सकता है। और इसे लेकर अब काफी सारी खबरें आ रही हैं, जिससे जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, बेहद नाखुश हैं। इनफैक्ट कुछ डिटेल्स और आ रही हैं, क्योंकि आपको याद हो कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। यह कहा था कि द क्लॉक इज टिकिंग और वो दोबारा से बहाली करने जा रहे हैं जहां तक हमलों का सवाल है, सैन्य हमलों का सवाल है ईरान पर। तो डिटेल्स ये भी आ रही हैं कि रविवार को दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी। उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप लगभग जो है तैयार हो गए थे कि हाँ ठीक है, अब हम वापस से सैन्य हमलों की शुरुआत करते हैं, और उसका नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर देने वाले थे। अभी आपको पता है कि रोरिंग लायन है जो इजरायली ऑपरेशन है, एपिक फ्यूरी है जो अमेरिकी ऑपरेशन है। अब ये जो रिज्यूम्ड ऑपरेशन होने वाली थी उसका नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर देने वाले थे। लेकिन फिर खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस लगभग हमले के 1 घंटे पहले मैंने फैसला दोबारा से किया कि हमला नहीं करूंगा, क्योंकि कतर, सऊदी और ओमान के हुक्मरानों ने जो है कतर, सऊदी और यूएई, इनके हुक्मरानों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि ये बातचीत बस आप जारी रखिए और समझौते की तरफ आप कदम आगे बढ़ाइए। उसके पीछे दूसरी वजह ये भी नजर आ रही थी कि खुद उनकी अंदरूनी जो मिलिट्री असेसमेंट्स हैं उसमें ये कहा गया कि आप वापस से सैन्य हमले करके भी जो है इस युद्ध में अभी कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंच चुका है, बहुत सारी एयरक्राफ्ट्स डाउन हो गई हैं, खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ क्षेत्र में जो मिलिट्री बेसिस थे वो बर्बाद हुए हैं, मिलिट्री रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो बर्बाद किए हैं ईरानियन जवाबी हमलों की तरफ से। अब इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार की खबरें तो पिछले कुछ वक्त से आ रही हैं, लेकिन जो जरूरी जानकारी है वो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दो बहुत क्रूशियल पॉइंट्स पर हामी भरने जा रहे हैं। एक, ईरान बार बार कह रहा है कि आपने जो इतने सालों से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, आर्थिक प्रतिबंध, उसको आप हटाइए। उसमें हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक 30 दिनों के सैंक्शंस को लिफ्टिंग की बात की जाए। दूसरी, ईरान के जो इतने सारे फ्रोजन एसेट्स हैं जो वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रतिबंध की वजह से, उसका एक बड़ा पोर्शन, करीब करीब $25 अरब से ज्यादा का जो पोर्शन है वो अमेरिका अनफ्रीज कर सकता है। मतलब अगर बात बनी अब ईद के दौरान माहौल में, तो फिर से वो ईरान के शर्तों पर बात बन रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट संकट। क्योंकि आपको पता है 28 फरवरी को जब इजराइल ने हमला किया, जिसमें शहादत हुई अयतुल्ला अली खामनेई की, जो ईरान के सर्वोच्च धर्म गुरु थे, और उसके बाद ईरान ने कहा कि भाई हम नाकेबंदी करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट की। 28 फरवरी के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था। ईरान ने उसमें कहा कि हम गुजरने नहीं देंगे ऐसे किसी भी जहाज को जो कि दुश्मन मुल्क का जहाज हो, जो जंगी जहाज हो। उसके जवाब में अमेरिका ने कहा हम नेवल ब्लॉकेड की शुरुआत कर रहे हैं। 8 अप्रैल से उन्होंने शुरुआत की। ईरान ने कहा दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। भले ही जो है एक संघर्ष विराम हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में, जिसे लेकर इजराइल कतई खुश नहीं है। और इजराइल से एक ऐसा वीडियो आया है जिसने एक बार फिर से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में इस वक्त आलोचना हो रही है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं जल्द ही। लेकिन जहां तक ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते का सवाल है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि गले की फांस बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यहां देखिए ईरान ने एक नई अथॉरिटी को लॉन्च किया है। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदल दिया है, कहा कि ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है। और अब इसमें जो 18 मई से इसकी बकायदा एक अकाउंट बनाई जाती है प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, एक ईमेल लॉन्च किया जाता है। कहा जाता है कि इस ईमेल को आप सारी डिटेल्स दीजिए और फिर हम बताएंगे कि आपकी जहाज यहां से गुजर सकती हैं या नहीं। देखिए, ईरान का कहना है कि आपने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरुआत किया, जिसकी शुरुआत की आपने, तो 8 अप्रैल को जो संघर्ष विराम हुआ था ये वो सीज फायर का वायलेशन है।
और ईरान इसीलिए अपनी जो उत्तरी कोस्ट लाइन है उसको लीवरेज कर रहा है अब एक एक्सपैंडेड क्षेत्र के लिए 12 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड। इनफैक्ट अब एक नया मैप जारी किया गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की तरफ से, और ये देखिए आप, ये मैप, ये आपको मैं दिखाती हूं। इस मैप में बेसिकली अब ईरान ने कहा है कि जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है ये इस मैरिटाइम जोन को कंट्रोल कर रहा है जिसमें ईस्टर्न बाउंड्री है कुए मुबारक ईरान में, वहां से लेकर अब वो फुजेरा तक जा रहे हैं जो यूएई के ईस्टर्न एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रेट में है। जिस फुजेरा टर्मिनल में हमले की खबर आई थी, जहां भारत भी जो है निवेश कर रहा है और एक सेकंड पाइपलाइन भी बनाई जा रही है 2027 तक, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास किया जा सके जब भी ये युद्ध रुके, और उसके बाद से एडिशनल ऑयल सप्लाईज उस रूट से भी जा सके। तो अब जो ये फुजेरा वाला जो ईस्टर्न एंट्रेंस है इसको भी अब पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अपना क्लेम किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो लाइन कनेक्टिंग है केशम आइलैंड ईरान जो उनकी पश्चिमी बाउंड्री में है और अल ख्वाइन यूएई में उनकी वेस्टर्न एंट्रेंस में है, ये सारे एरियाज को जोड़ते हुए उन्होंने अपना एक नया मैरीटाइम मैप लॉन्च किया है जिसको उन्होंने लेबल किया है कि दीज आर एरियाज अंडर द इरानियन आर्म्ड फोर्सेस ओवरसाइट। तो ईरान, यूएई, ओमान, तीनों ही तरफ से आप अगर अप्रोच कर रहे हैं इस एरिया को, ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जिसमें ईरान ने कहा है कि इसमें अब पीजीएसए का ही अथॉरिटी चलेगा। जितने भी जहाज यहां से गुजरना चाहें वो पहले ईमेल करें, उसके लिए ईमेल बनाइए info@pgsa.ir, और करीब करीब 40 डेटा पॉइंट उन्होंने मांगे हैं कि ये डेटा पॉइंट आपको हमें देने होंगे जिसके आधार पर हम आपको इजाजत देंगे इन जहाज को यहां से गुजरने की। ये डेटा पॉइंट्स में उन्होंने मांगा है कि आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, वेसल को कौन ओन करता है, इसकी इंश्योरेंस क्या है, जो क्रू है उनकी नागरिकता क्या है, कार्गो मैनिफेस्ट दीजिए, पुराने फ्लैग्स दिखाइए कि ये किस कंट्री के लिए ऑपरेट करता रहा है। इजराइल के उन्होंने सारे फ्लैग्स को जो हैं, सारे जितने भी वेसल्स हैं उनको उन्होंने बैन कर दिया है साफ तौर पर, और कह दिया है कि यूएस जो फ्लैग शिप्स हैं उन पर भी बहुत सिवियर रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो भी बैंड मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जा रहा है। तो इसीलिए ये जो दिक्कत है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की, ये बहुत बड़ी हुई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर झुकने वाले हैं जो ईरान पिछले कुछ वक्त से कह रहा है, जिसमें जैसा हमने कहा कि फ्रोजन एसेट्स की बात, दूसरी बात कि आप हम पर सैंक्शंस हटाए, तीसरी बात कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो अधिकार है इस पर जो बात है वो एक न्यूक्लियर डोजियर अलग से हो, उस पर बातचीत बाद में हो। पहले हम सीजफायर को एक्सटेंड करने वाली बातचीत कर लेते हैं, और उसमें भी थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा। इसके पहले जब फरवरी में बातचीत हो रही थी तो ईरान लगभग मान चुका था कि जो यूरेनियम है इस वक्त एग्जिस्टिंग वो हम रूस के पास रख देते हैं, आईएईए भी उसकी मॉनिटरिंग करे, लेकिन वो बात टूट गई क्योंकि युद्ध शुरू हो गया जिसकी शुरुआत की इजराइल ने। तो न्यूक्लियर मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट खुले, तो ये संकट, चाहे वो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ये संकट जो है कम से कम कुछ आसान हो। सुनिए उनकी लेटेस्ट बातें जहां पर फिर से वो बहुत सारे दावे ठोक रहे हैं। Borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. तो डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कह रहे हैं कि लगभग 1600 अमेरिकी शिप्स हैं जो कि लोड हो चुकी हैं ऑयल के साथ में, जो घर आएंगी। देखिए ये कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बयान देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हमारे शिप्स तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, दूसरी ओर कहते हैं 1600 शिप्स जो हैं वो अभी लोडेड इन हैं और ईरान एकदम बॉर्डर लाइन है, हम किसी भी वक्त जो है वापस से उन पर अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ ईरान की तरफ से भी जो है लगातार जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। आज भी जो ईरानियन राष्ट्रपति पेजेश्कियां हैं
उनकी जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है, ईरान हैज कंसिस्टेंटली ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट्स एंड एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू टू अवॉइड वॉर, ऑल पाथ्स रिमेन ओपन फ्रॉम आवर साइड, सारी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। All paths remain open from our side. Forcing Iran to surrender through coercion is nothing but an illusion. लेकिन अगर आपको लगता है कि ईरान को आप कोर्स करके आप सरेंडर करवा लेंगे तो फिर वो एक इल्यूशन है। Mutual respect in diplomacy is far wiser, safer and more sustainable than war. उधर मुश्तबा खामनेई का भी कुछ फ्रेश ट्वीट्स, उनकी पोस्ट्स आए हैं जो नए आयतोल्ला हैं, और जिसमें उन्होंने इनफैक्ट माटर राइसी की बात की है कि द अनफिनिश्ड प्रेसिडेंसी ऑफ माटे राइसी, इब्राहिम राइसी, जिनकी मौत के बाद इनफैक्ट इंडिया में भी मॉर्निंग हुई थी और इंडिया ने कंडोलेंस स्टेटमेंट्स दिए थे। हाई लेवल लीडरशिप की जो है वहां पर रिप्रेजेंटेशन हुई थी उनके कंडोलेंस सेरेमनी में, कि established a standard of hard struggle and compassion for the nation and the country while maintaining the country's independence. We are now witnessing the Iranian nation's historic, unprecedented epic of resistance against two global terrorist armies. May God's assistance and the prayers of our master, may Allah hasten his reappearance to be a support for those who are serving the Muslim nation of Iran. तो कहीं से भी ईरान की ओर से कोई संकेत नहीं है कि वो लोग अमेरिका के टर्म्स पर हामी भरने वाले हैं जहां तक समझौतों का सवाल है। हमें ये अंदेशा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बात बनेगी और आप इस हफ्ते एक अंतरिम समझौता आप सुन पाएंगे, एक एक्सटेंशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप उस पोजीशन में नहीं है कि नेतन्याहू चाहे जितना भी दबाव बना ले कि वो अभी वापस से अपने हमलों को रिज्यूम कर सके। उसके लिए बिल्कुल भी जो है घरेलू रूप से ना उनकी अपनी सपोर्ट बेस में मूड है, ना खुद उनके मिलिट्री में मूड है। तो इसीलिए ईरान के आज जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो भी ईरान में हैं। उन्होंने भी पेजेशकियां से मुलाकात की है। तो इस्लामाबाद राउंड 2 टॉक्स को आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं और वो डोजियर्स एक्सचेंज हो रही हैं पाकिस्तान के जरिए। चीन का भी अपना एक रोल लगातार जारी है। चीन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सॉवरेन गारंटीज मिल सके ताकि ईरान बातचीत की मेज पर लौटने के लिए आए, और ये सॉवरेन गारंटीज तभी होंगे जब उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज किया जाएगा और उनके ऊपर सैंक्शंस कम से कम, जो अमेरिका इस वक्त सोच रहा है कि कम से कम जो है 30 दिनों के लिए उसको हम लिफ्ट कर देते हैं। रशिया से भी तेल खरीद को लेकर अमेरिका को 30 दिनों का एक लाइसेंस वेवर देना पड़ा है। ऑयल सप्लाईज की ऐसी हालत हो रखी है। एक्सपर्ट्स सभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है ऑयल $116 प्रति बैरल से लेकर $140 प्रति बैरल छू सकता है अगर हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस जल्द नहीं सुलझा तो जो मुझे सेंस हो रहा है कि यहाँ पर नेतन्याहू की अभी नहीं चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अभी बहुत सारी कंसेशंस देने वाले हैं, ईरान के टर्म्स पर झुकने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा सा उस वीडियो की बात कर लेती हूं जिसे लेकर अब दुनिया भर में बहुत गुस्सा है। ये बेन ग्वीर हैं, नेतन्याहू के मंत्री हैं, इजराइल के फार राइट मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी किया है जो अभी लेटेस्ट ग्लोबल फ्लोटीला आया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे, पीस एक्टिविस्ट, जो गाजा के लिए एड मटेरियल लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोका गया। इजराइल बार बार आरोप लगाता है कि इस तरह के फ्लोटीला में दरअसल आतंकवादी आने की कोशिश करते हैं, हथियार जखीरे लेकर गाजा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिलिस्तीनियों को और हमास को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस फ्लोटीला में जो समुद्री रास्ते से आता है, इसमें बहुत सारे मुल्कों के नेशनल्स हैं, यूके, अमेरिका, इटली, और जिसकी वजह से ये जो वीडियो जारी किया गया जिसमें बेन ग्वीर बकायदा दिखा रहे हैं कि कैसे इन लोगों को डिटेन करके टॉर्चर किया जा रहा है। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए हैं, उनका चेहरा जमीन की ओर है, और बेन ग्वीर जो है चीख रहे हैं कि वेलकम टू हेल, कि नर्क का स्वाद आपको अभी मजा आएगा, हम आपको स्वाद चखाते हैं। अब इसमें पता है इसमें आयरनी क्या है। हालांकि यूरोप के सारे नेता, कनाडा के मार्क कार्नी हो, या फिर देखिए किस तरीके से जो है उनके साथ बदतमीजी की जा रही है इन एक्टिविस्ट को। बेन ग्वीर के चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखिए, स्मर्क देखिए, कितने खुश हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है पूरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है डिटेन करके। बहुत रिएक्शंस आई हैं, वर्ल्ड रिएक्शंस आई हैं। कल जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक लंबा सा ट्वीट लिखा, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा द इमेजेस ऑफ द इजरायली
Minister Ben-Gvir are unacceptable. It is inadmissible that these demonstrators, including many Italian citizens, are subjected to this treatment that violates human dignity. The Italian government is immediately taking at the highest institutional levels all necessary steps to secure the immediate release of the Italian citizens involved. Italy further demands an apology for the treatment reserved to these demonstrators and for the total contempt shown towards the explicit requests of the Italian government. फ्रांस के पेड्रो सैंचेज ने भी इसी तरह का ट्वीट लिखा. उन्होंने कहा, वी विल नॉट टॉलरेट एनीवन मिसट्रीटिंग आवर सिटीजंस. लेकिन मेलेनी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रही थी, मोदी जी चूंकि वहां मेलेडी कर रहे थे चॉकलेट्स लेकर, उस मीटिंग के दौरान जो है उनकी ये ट्वीट आती है, भारत सरकार चुप है, हमारी ओर से तो कभी कोई बयान नहीं दिया जाता, चाहे गाजा में नरसंहार हो जाए, फिलिस्तीनियों के साथ कुछ भी हो जाए, पीस एक्टिविस्ट के साथ कुछ हो जाए, पीस कीपिंग ट्रूपर्स मारे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट्स की शूटिंग करके उनकी हत्या कर दी जाती है, डबल टैप किलिंग्स हो रही है, पीस कीपर्स की, बच्चों की, एक्टिविस्ट की, मेडिकल एक्टिविस्ट की. इंडिया चुप है. रील बनाने में तो हम बहुत आगे हैं. मेलेनी ने कम से कम ट्वीट किया, लेकिन मेलेनी के इस ट्वीट को भी कॉल आउट किया फ्रांचेस्का अल्बनीज़े ने, जो कि यूएन की ह्यूमन राइट्स पर स्पेशल रैपरटोर है. और उन्होंने कहा कि ये बातें तो आप अच्छी कर रही हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब सस्पेंशन ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड जो भी हमारी रिलेशंस हैं विद इजराइल, उसको लेकर जब बातें आगे बढ़ रही हैं, जो ईयू इजराइल अग्रीमेंट है उसको सस्पेंड करने के लिए जब कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये इटली और मेलेनी ही हैं जो उसको ब्लॉक भी कर रही हैं. तो हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और. और ये भी जो गुस्सा आया है, जहां कनाडा समन कर रहा है इजरायली एम्बेसडर को, इटली समन कर रहा है, तलब कर रहा है इजरायली एम्बेसडर को. देखिए, ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि चूंकि यहां पर आपके देश के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो अभी आप गुस्से में आ गए हैं. लेकिन आप सोचिए कि जो बेन-ग्वीर वेस्टर्न एक्टिविस्ट के साथ इस तरह की तस्वीर को इतने धड़ल्ले से वीडियो में दिखा रहे हैं, जो तस्वीर वीडियो में नहीं दिखाई जाती है, हर रोज गाजा में, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ कितना क्रूर निर्मम व्यवहार करते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस, किस स्केल पर होता है उनके साथ टॉर्चर, किस स्केल पर होता है उनके साथ अमानवीय बर्ताव, उस पर दुनिया चुप रहती है. एक्टिविस्ट के साथ जो हुआ ये बिल्कुल गलत है. उनको पूरी डिग्निटी के साथ रिलीज कीजिए. वो एड मटेरियल लेकर जा रहे थे. लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब व्हाइट स्किन पीपल इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, विदेशी नागरिक इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के नागरिक इन्वॉल्व होते हैं, तब सहानुभूति बहुत दूसरे लेवल पर दिखती है लोगों की. और जो 72,000 से ज्यादा लोग, जिनमें इतनी भारी तादाद में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यूएन पीस ट्रूपर्स हैं, इंडिया के अपने हमारे पीस ट्रूपर्स मारे गए, हमारे डिफेंस अटैचे इजराइल में जिस तरीके से उनकी शूटआउट्स वगैरह हुई हैं, हम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं. मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं नेतन्याहू, तो इतनी भी नैतिकता नहीं है कि कम से कम इन चीजों का खंडन कर दें, एक लाइन निकाल कर खंडन कर दें. और ये वेस्टर्न कंट्रीज भी अभी जो इतने संवेदनशील हुए हैं, जागे हुए हैं और कंडेम कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, हर रोज उन फिलिस्तीनियों के साथ क्या होता है. सदर्न लेबनान में जब से इजराइल ने वापस से ताजा हमले शुरू किए, ऑफेंसिव शुरू की लेबनान पर, अपने इस ईरान युद्ध के बाद, क्योंकि हिजबुल्लाह उसमें शामिल हुआ, 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. इतने जर्नलिस्ट की उसमें वहां पर मौतें हुई हैं, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने उनको हंट डाउन करके मारा है. और नेतन्याहू बयान दे रहे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस बयान दे रहे, बहुत सारे ऐसे नेता जो बयान दे रहे हैं कि भाई बेन-ग्वीर, तुमने तो हमको बदनाम कर दिया इस तरह के वीडियो डालकर, ये इजराइल के मूल्यों के खिलाफ है, ये हम ऐसे बिल्कुल नहीं है मुल्क, हम अपनी डिग्निटी के साथ युद्ध लड़ते हैं. क्या बकवास है, क्या बोल रहे हैं आप लोग. और लोग इसको मतलब बाय भी कर लेंगे आपकी इन थियरीज को कि आपकी बड़ी मूल्य हैं, बहुत मानवीय आप अधिकारों को मानते हैं. बेन-ग्वीर आप ही का एक चेहरा है, और हर दूसरा चेहरा इजरायली डिफेंस फोर्सेस का और इजरायली सरकार का ऐसा ही है. एक ऐसा चेहरा नहीं है जो एक मोरल हाई ग्राउंड लेकर कह सके कि नहीं, मैं मानवीय मूल्यों को सही में मानता हूं और उनको प्रैक्टिस करता हूं. इजराइल धड़ल्ले से नरसंहार करता है, लोगों की जानें लेता है, उसको कोई अफसोस नहीं होता. हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट
वहां फिलिस्तीनियों के साथ टॉर्चर होता है, फिलिस्तीनियों प्रिजनर्स के साथ क्या होता होगा, आप सोचिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के निक क्रिस्टफ ने हाल में रिपोर्ट की थी कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स के साथ में किस तरीके का यौन उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो उनके खिलाफ डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया नेतन्याहू ने। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया गलत, बस नेतन्याहू और इजराइल की सरकार ठीक है। ऐसे ही करेंगे आप अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऐसे ही आप इज्जत बढ़ाएंगे इजरायलियों की पूरे दुनिया में। मतलब और कम से कम ये बकवास तो मत कीजिए कि भाई ये बेनगवीर ही खराब है, बाकी तो नेतन्याहू से लेकर इजराइल के बाकी सरकार बहुत अच्छे हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस बड़ा जो है अपने मूल्यों पर चलते हैं। प्लीज इन झूठों को बुनना बंद कर दीजिए। यही इजराइल का चेहरा है, एकमात्र चेहरा है, निर्मम चेहरा, क्रूर चेहरा जो देखने को मिलता है उनके डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से। हाँ, जब विदेशी नागरिक इन्वॉल्व हो तब उसमें दुनिया भर के जो देश हैं वो जरूर जागरूक हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर रोज जब यही कांड फिलिस्तीनियों के साथ होते हैं, गाजा के मासूमों के साथ होते हैं, तो ज्यादातर देशों के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। और भारत के तो क्या ही कहने, कुछ भी हो जाए हम कोई बयान देंगे ही नहीं, कोई आलोचना करेंगे ही नहीं। बहरहाल इस ब्लॉग में मैंने कहा कि आपको बस आज यही कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूं, और कार्यक्रम जैसा लगे फीडबैक दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।